हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, सो पहला अमेंडमेंट या रूल 86 से रिलेटेड है, यहाँ 4B इंसर्ट हुआ है, वो देखेंगे। ठीक है, मेन बुक में ओपन करती हूँ। आपको याद है रूल 86 हमने पढ़ा था, किससे रिगार्डिंग प्रोविजंस बताता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिलेटेड प्रोविजंस बताता है। सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इंसर्ट हुआ है रूल 4B, क्या बोलता है वो पढ़ेंगे एक बार। Where a registered person deposits the amount of erroneous refund, क्या कर रहा है? डिपॉजिट कर रहा है क्या? अमाउंट ऑफ erroneous refund sanction to him, जो उसको क्या है हो रहा है? डिपॉजिट कर रहा है अमाउंट ऑफ erroneous refund जो कि उसे सैंक्शन किया गया था अंडर सेक्शन 54(3) ऑफ द एक्ट, अंडर रूल 96(3) इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 96(10 से। ये हम पढ़ेंगे, सेक्शन रूल्स पढ़ेंगे हम रिफंड वाले चैप्टर में। 54(3) किस चीज के लिए होता है बेटा? रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी, जो आपके पास आईटीसी एक्यूमुलेट हो गया है, इकट्ठा हो गया है, उसका रिफंड मिलता है। दो केसेस में मिलता है, पढ़ेंगे उस चैप्टर में। जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में मिलता है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में मिलता है। इससे डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी क्या याद रखना है? आईटीसी का रिफंड मिला आपको, आईटीसी का रिफंड मिला आपको, या अंडर रूल 96(3) इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 96(10). रूल 96 होता है रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो आपने एक्सपोर्ट करी गुड्स या सर्विसेज और आईजीएसटी जो पे किया उसके रिफंड की बात होती है। सो ये डिटेल रूल्स वगैरह वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं भाई? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या हुआ है? एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड मिला है, रिफंड मिला है, गलती से मिल गया, गलती से मिल गया, मिलना नहीं चाहिए था पर आपको गलती से मिल गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे यहाँ पे, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, समझ लो। इसमें आपका आईटीसी जो है 60 लाख का है। ठीक है, आपको लगता है रिफंड मिलना चाहिए, आपने क्या किया? यहाँ रिफंड अप्लाई किया। जब रिफंड अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डेबिट हो गया आपका रिफंड अप्लाई करते टाइम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और ऑफिसर ने आपको क्या कर दिया? ग्रांट हो गया आपको रिफंड, रिफंड ग्रांट हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये 60 लाख आपके बैंक अकाउंट में आ गए। बट बाद में पता चला कि ये एरोनियस रिफंड था। भाई गलती से हो गया ये रिफंड, एरोनियस रिफंड था। आपको बोला गया, आपने किया उसको वापस, आपने उसको वापस कर दिया। ये 60 लाख रुपीज आपने क्या कर दिया? वापस से पे कर दिया। क्यों? क्योंकि इट वाज एरोनियस रिफंड। यहां तक समझा क्या? क्या हुआ? आपके पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी 60 लाख रुपीज का था, जो आईटीसी आपके पास इकट्ठा हो गया। ठीक है, सेक्शन 54(3) के अंदर आपने रिफंड अप्लाई कर दिया 60 लाख का, डेबिट हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की क्या पोजीशन हो जाती है भाई? जीरो हो गया, नील हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये जो पैसा है क्या हुआ? आपके बैंक अकाउंट में आ भी गया 60 लाख रुपीज। ये रिफंड आपके अकाउंट में आ गया 60 लाख। बाद में पता चला कि एरोनियस रिफंड था, एरोनियस रिफंड था। आपने क्या किया भाई? वापस से पे कर दिया गवर्नमेंट को 60 लाख रुपीज, वापस से गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो अब रिफंड गलत था, आईटीसी जो हमने लिया था वो गलत नहीं था। तो ये वापस से 60 लाख क्या हो जाएगा? रिक्रेडिट कर दिया जाएगा आपके लेजर में, क्योंकि लेजर तो नील हो गया ना। आईटीसी जो हमने अवेल किया था वो बरोबर था, बट वो आईटीसी का रिफंड नहीं मिलना चाहिए था, गलती से मिल गया। तो आपने क्या किया? जो पैसे आपके खाते में आए आपने वापस से दे दिए, बट आईटीसी तो बरोबर था, तो वो आईटीसी क्या हो जाएगा? वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा। एक बार देखेंगे, वेर अ रजिस्टर्ड पर्सन डिपॉजिट्स द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड, आपने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड, 60 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया हमारे एग्जांपल में। सैंक्शन टू हिम अंडर रूल, अंडर सेक्शन 54(3) और अंडर रूल 96(3) इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 96(10) along with इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ये जो 60 लाख रुपए आपने भाई क्या कर दिया भाई? along with जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उसके साथ में पे कर दिया, पे कर दिया। तो आपने क्या किया? डिपॉजिट किया है एरोनियस रिफंड along with इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, along with इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, whether applicable through prescribed form, by debiting the electronic credit ledger on his own or on being pointed out an amount equivalent to the amount of erroneous refund deposited by the registered person। जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? shall be recredited to electronic credit ledger by the proper officer by an order made in prescribed form। तो वो क्या हो जाएगा? वो recredit हो जाएगा बेटा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये देखो, रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। जो एरोनियस रिफंड आपने पे कर दिया है along with इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, वो क्या हो जाएगा? वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, सो वापस एक बार देखेंगे, क्या किया आपने? डिपॉजिट किया अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड along with इंटरेस्ट एंड पेनल्टी,
पहले आपने डेबिट किया था आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन योर ओन और बीइंग पॉइंटेड आउट। अब वो जो अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड है जो आपने डिपॉजिट किया है वो क्या हो जाएगा, वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, वापस से रिपीट करूंगी, आपने आईटीसी अवेल किया था, आपको क्या लगा कि भाई इसका रिफंड मिलना चाहिए, आपने क्या किया, जब रिफंड लिया तब आपने डेबिट कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ गया, बाद में पता चला कि वो रिफंड एरोनियस है। तो जब पता चला कि वो रिफंड एरोनियस है तो उस केस में क्या हुआ, आपने वो अमाउंट पे कर दिया अलोंग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, एप्लीकेबल इंटरेस्ट या एंड पेनल्टी, तो फिर वो अमाउंट वापस से रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, रिक्रेडिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट बेटा, नेक्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 49 से रिलेटेड है। सेक्शन 49 में सबसेक्शन 10 और 12 में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद है आपको, हमने सेक्शन 49 पढ़ा था। ठीक है, सो इसमें सबसेक्शन 10 और 12 में जो अमेंडमेंट आया है समझेंगे एक बार क्या बोलता है सबसेक्शन 10। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है भाई, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में, जो भी उसके पास अमाउंट है वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। किसको, टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर, किसमें कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आईजीएसटी का है, सीजीएसटी का है, एसजीएसटी का है, यूटीजीएसटी का है, सेस का है। तो जो भी पैसा उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है वो क्या कर सकता है भाई, वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है दूसरा, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डिटेल में पढ़ेंगे तब और समझेगा। सो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसके पास सीजीएसटी में पैसा है तो वो क्या कर सकता है, आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकता है, यूटीजीएसटी में कर सकता है, या एसजीएसटी में कर सकता है, कहीं पे भी वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन को भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरे जो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी आए हैं, तो मैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कर सकती हूँ, यस, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा है मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को भी बिल्कुल ट्रांसफर कर सकती हूँ। सो आईजीएसटी और सीजीएसटी of a distinct person as specified in 25(4)(5) in such form and manner and subject to such condition and restriction as may be prescribed, such transfer shall be deemed to be refund from electronic cash ledger under this act। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से क्या मान लिया जाएगा, रिफंड कर दिया, रिफंड कर दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी, क्लॉज बी किस चीज से रिलेटेड है, डिस्टिंक्ट पर्सन को जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर करोगे। नो ट्रांसफर अंडर क्लॉज बी शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर रजिस्टर। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कोई अनपेड लायबिलिटी है तब आप आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को, बस एक ही कंडीशन है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बात हुई, ट्रांसफर से रिलेटेड बात हुई। ट्रांसफर से रिलेटेड क्या बात हुई कि भाई आपके यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, आप क्या कर सकते हो, आपके खुद के ही सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी किसी में भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। सेकेंड बात हुई, डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्या ट्रांसफर कर सकते हो, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कर सकते हो। ठीक है, एज आईजीएसटी या सीजीएसटी यहाँ पे। परंतु आप कब नहीं कर सकते हो, अगर आपकी कोई अनपेड लायबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in subsection 1। Obviously आगे वाले के क्या हो जाएगा भाई, उसे क्या मान लिया जाएगा, डिपॉजिट हो गया है। आपका ये समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेजर हेड्स होते हैं हमारे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस। माइनर हेड होते हैं उसी के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर। ठीक है, तो अब बेटा पहले कैसा होता था, पहले जैसे गलती से किसी ने क्या किया भाई, टैक्स में आईजीएसटी में 2 लाख रुपए पे कर दिए, बट उसको एक्चुअली किस में पे करना चाहिए था, उसको सीजीएसटी, एसजीएसटी में पे करना चाहिए था। तो आपको क्या करना पड़ता था, ये 2 लाख रुपए का रिफंड लेना पड़ता था और यहाँ पे आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी में अमाउंट आपको पे करना पड़ता था। गलती से आपको 1-1 लाख सीजीएसटी, एसजीएसटी में कैश में डालना था, आपने गलती से आईजीएसटी में डाल दिया। कैश लेजर की बात हो रही, क्रेडिट की नहीं। तो पहले क्या होता था भाई, जो आपने गलत से यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, रिफंड मिल जाता था, बहुत सिंपल था रिफंड, दैट इज जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट। तो आपको रिफंड मिल जाएगा और आपको पैसा भरना पड़ेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी में या जहां भी आपको चाहिए। या फॉर एग्जांपल आपको सीजीएसटी में, आपने आईजीएसटी में, आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे
एक सेकेंड, सीजीएसटी के टैक्स में आपने डाल दिया 2 लाख रुपए, इंटरेस्ट में आपने डाल दिया 2 लाख रुपए, बट आपको एक्चुअली इंटरेस्ट में नहीं डालना था, टैक्स में डालना था। गलती से आपने इंटरेस्ट के कॉलम में डाल दिया, तो भी आपको क्या करना पड़ता था बेटा, वो रिफंड लेना पड़ता था और जहां पे टैक्स का पे करना पड़ता था। तो अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी है और क्या बोला है कि आपने अगर गलती से किसी माइनर हेड में, मेजर हेड में, माइनर हेड में पैसे डाल दिए तो आप वो पैसा किसी दूसरे मेजर हेड में भी ट्रांसफर कर सकते हो या माइनर हेड में भी कर सकते हो, किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने आईजीएसटी के टैक्स में गलती से 2 लाख रुपए डाल दिए, बट वो मुझे वहां नहीं डालने थे, मुझे 2-3 अलग अलग जगह डालने थे। मैंने गलती से डाल दिए, मुझे इंटरेस्ट में डालने थे, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, मुझे 1 लाख रुपए फीस में डालने थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने गलती से सीजीएसटी में डालने, आईजीएसटी में डाल दिए, मेरे को सी में डालने थे, तो कोई बात नहीं, आप वहां ट्रांसफर कर सकते हो। तो आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आईजीएसटी के टैक्स में डाल दिया, मुझे जबकि आईजीएसटी की यहाँ पे पेनल्टी में डालने थे वो 2 लाख रुपए, क्योंकि मेरे को वहां पे यूज था उस कैश का, तो मैं कहीं भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। ट्रांसफर का ऑप्शन अब दिया है बेटा, पहले ट्रांसफर नहीं होता था। पहले होता था कि जो गलती से डाल दिया उसका रिफंड लो और दूसरा जहां पे चाहिए वहां पे पैसे वापस से डालो। इजी रिफंड प्रोसेस था, बट वो करना पड़ता था। अब तो बहुत इजी कर दिया, अब तो बोला कि ठीक है, आपने गलती से कहीं पैसे डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रांसफर कर दो। या कहीं पे आपका बैलेंस एक्सेस पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं यार अब वहां काम नहीं आएगा, आप वो ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे एक बार प्रोविजन। A registered person on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty or any other amount available in electronic cash ledger under this act to electronic cash ledger for under this act मतलब बेटा सीजीएसटी एक्ट, क्या क्योंकि हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट के रेफरेंस में लिखा हुआ है। तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हो, इंटीग्रेटेड टैक्स में, सेंट्रल टैक्स में, स्टेट टैक्स में, यूनियन टेरिटरी टैक्स में, कहीं भी, इन सच फॉर्म एंड मैनर and subject to such condition as may prescribe and such transfer shall be deemed to be refund from electronic cash ledger under this act। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई सीजीएसटी की, अब हमारे यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा है उसके हिसाब से क्या बात हुई कि यहाँ मेरे पे सीजीएसटी में टैक्स में पैसा था, मैं क्या कर सकती हूँ, आईजीएसटी में रिफंड में ट्रांसफर कर सकती हूँ। हाँ, और सीजीएसटी के लिए क्या माना जाएगा, यहाँ से मैंने रिफंड कर दिया, वो पैसा कहाँ चले गया, आईजीएसटी के टैक्स में, आईजीएसटी के इंटरेस्ट में, जहां भी मुझे ट्रांसफर करना है मैं वो पैसा कर सकती हूँ अभी ट्रांसफर। अब ये जो हमने पढ़ा ये किससे रिलेटेड था, ट्रांसफर टू हिज ओन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसने ट्रांसफर करना है, तब के प्रोविजंस ये हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ये हेडिंग आपके में नहीं होगी, ट्रांसफर टू हिज ओन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और अगर उसको डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में ट्रांसफर करना है, डिस्टिंक्ट पर्सन के कैश लेजर में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये बेटा इतना सा पोर्शन आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने बाद में बनाया है, सो आप क्या कर सकते हो, ये चार्ट बना सकते हो, पहले समझ लो क्या चीज है। इलेक्ट्रॉनिक, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के जिसका सेम जीएसटी आइन है, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी आइन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन, उनको आपको ट्रांसफर करना है, तो अब वो प्रोविजन भी दे दिया है, उस केस में क्या कर सकते हो आप, ट्रांसफर कहां से कर सकते हो, आपके मेजर हेड आईजीएसटी सीजीएसटी से, चाहे टैक्स का पैसा हो, चाहे इंटरेस्ट का हो, चाहे पेनल्टी का हो, चाहे फीस का हो, चाहे अदर्स का हो। ट्रांसफर किसको कर सकते हो आप, मेजर हेड आईजीएसटी सीजीएसटी में, चाहे टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में या अदर्स में, इतना ही ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, वहां पे क्या नहीं हो सकता, वो एसजीएसटी यूटीजीएसटी ना वो ट्रांसफर हो सकता है, फ्रॉम में भी नहीं है, टू में भी नहीं है। तो ट्रांसफर कहां से कर सकते हैं, सिर्फ हमारे दो मेजर हेड है, सीजीएसटी आईजीएसटी, उसमें से सारे माइनर हेड्स में से ट्रांसफर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा किस में कर सकते हो, आपके डिस्टिंक्ट पर्सन के एज आईजीएसटी कर सकते हो, एज सीजीएसटी कर सकते हो, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फीस में या अदर्स में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आईजीएसटी के टैक्स में, आप चाहते हो उसको आप ट्रांसफर करो सीजीएसटी के टैक्स में, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप चाहते हो आप ट्रांसफर करो उसको सीजीएसटी के पेनल्टी के हेड में, बिल्कुल कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिस्टिंक्ट पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये हमारे खुद के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये हमने क्या देखा, जो हम हमारे डिस्टिंक्ट पर्सन के कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन को आप एज आईजीएसटी या सीजीएसटी ही कर सकते हो और फ्रॉम आईजीएसटी एंड सीजीएसटी ही कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार देखेंगे वो प्रोविजन हम वापस से। ये देखो, ये हमने पढ़ा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर
any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act. 2. Electronic cash ledger for integrated central tax, state tax, union territory और सेस अपने खुद के इसमें कर सकता है. इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स, देखो डिस्टिंक्ट पर्सन के किस में कर सकता है, इंटीग्रेटेड टैक्स में या सेंट्रल टैक्स में ही कर सकता है. ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन 25, 4 and 5 इन सच मैनर एंड रिस्ट्रिक्शन एंड सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिफंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. उससे क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिफंड मान लिया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. सो आपके डिस्टिंक्ट पर्सन के आपके अकाउंट में अगर क्या है अनपेड लायबिलिटी तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. नेक्स्ट अमेंडमेंट देखेंगे बेटा. नेक्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है यहाँ पे, नेक्स्ट अमेंडमेंट रूल 87 से रिलेटेड अमेंडमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट जो करते थे, पहले भी ऑनलाइन मोड्स अवेलेबल थे जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, से तो आप पहले भी करते थे. ओटीसी भी करते थे, ओवर द काउंटर. उसका क्या था लिमिट, अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड. परंतु अब क्या कर दिया इन्होंने, ऑनलाइन मोड में यूपीआई और आईएमपीएस भी ऐड कर दिया. दैट्स इट, छोटा सा अमेंडमेंट है. यूपीआई आईएमपीएस को भी ऐड कर दिया गया है. यूपीआई आईएमपीएस को भी ऐड कर दिया. आप डिपॉजिट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यूपीआई आईएमपीएस से भी. वेरी सिंपल अमेंडमेंट. नेक्स्ट, लेवी ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज. सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 जो था हमारा वो पूरी तरीके से सब्सटीट्यूट कर दिया गया, और एक रूल 88B डाल दिया गया है यहाँ पे. मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स. सो बेटा इसके लिए हम सेक्शन 50 और रूल 88B और सेक्शन 50 पूरा ही डिटेल में पढ़ेंगे. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. मेन बुक ओपन कर रही हूं मैं, पूरा सेक्शन 50 एक बार पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के हिसाब से. नेक्स्ट इज बेटा सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स. आपने लेट पेमेंट किया टैक्स का तो इंटरेस्ट लगेगा. हाँ जी, क्यों नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल लगेगा, कोई नहीं छोड़ता, गवर्नमेंट क्यों छोड़ेगी. आपने लेट पेमेंट किया टैक्स का तो आपको इंटरेस्ट लगेगा. हाँ जी बिल्कुल लगेगा. देखते हैं क्या प्रोविजंस है हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड. Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to government within the period prescribed, shall for the period for which tax or any part remains unpaid pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as may be notified by government on recommendation of the council. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, आपने इंटरेस्ट लेट पे किया, आपके पास अब पैसे नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स नहीं पे कर पाए, 15 दिन लेट पेमेंट किया, तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, हाँ लगेगा. क्या रेट रहेगा, मैक्सिमम रेट यहाँ दिया है कि नोटिफिकेशन से हम बताएंगे, परंतु 18% से ज्यादा नहीं हो सकता लेट पेमेंट के केस में. और नोटिफिकेशन से भी क्या बताया, 18% ही बताया. नोटिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज फेलियर टू पे टैक्स और पार्ट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट अकाउंट. अब बेटा इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, वो समझो. इंटरेस्ट किस चीज पे लगेगा, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फॉर द सेड पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट in accordance with provision of section 39 except where such return is furnished after the commencement of any proceeding under section 73-74 in respect of said period shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the electronic cash ledger. वापस आते हैं इस पे, पहले समझो ये क्या चीज है कि भाई जो पैसा यहाँ पे किस पे लगेगा, जो आपने कैश लेजर डेबिट करके पे किया है उस पे लगेगा. दैट मींस व्हाट, एग्जांपल देखेंगे. मेसर्स एबीसी लिमिटेड हैव फाइल्ड जीएसटी 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई विद इन द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 39 दैट इज 20th अगस्त. तो यहाँ पे 20 अगस्त को भाई जुलाई का 3B का डेट था, यहाँ पे 20th अगस्त को यहाँ पे फाइल कर दिया 3B ऑन टाइम, ठीक है. पोस्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न द रजिस्टर्ड पर्सन नोटिस दैट ड्यूरिंग सितंबर 2020. कब पता चला, सितंबर 2020 में कुछ तो नोटिस किया, देखते हैं क्या नोटिस किया. सितंबर 20 ही नोटिस दैट टैक्स ड्यूज फॉर द जुलाई हैव बीन शॉर्ट पेड फॉर ₹40,000. पता चला कि भाई जुलाई का जो है वो शॉर्ट पेमेंट हो गया है. जुलाई का कितना, 40,000 जुलाई का पेमेंट है. पता कब चल रहा है, सितंबर में पता चल रहा है. रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुका है. has been short paid by 40,000. Mrs. ABC has paid the above shortfall of 40,000 through 3B of September filed on 20th of October. यहाँ पे 20th अक्टूबर को सितंबर का जब रिटर्न फाइल किया उन्होंने
तब उन्होंने ये पेमेंट कर दिया, दिस पेमेंट डन। कैसे किया ये पेमेंट? पेमेंट थ्रू कैश लेजर 30,000 एंड क्रेडिट लेजर 10,000। कैश में पेमेंट किया 30, क्रेडिट से पेमेंट किया 10। कैश में पेमेंट किया 30, क्रेडिट से पेमेंट किया 10। एग्जामिन द इंटरेस्ट पेएबल अंडर जीएसटी एक्ट। अब आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि भाई इंटरेस्ट क्या पे करना है, वो आपको बताने का है। What would be your answer if GST 3B for the July has been filed on 20th October? अगर देखो, एक तो ये सिचुएशन है, दिस इज सिचुएशन 1। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं थोड़ी देर में, ये ठीक है देख ही लेते हैं। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अगर जुलाई का ही रिटर्न आपने फाइल नहीं किया होता, अगर आपने जुलाई का रिटर्न ही फाइल नहीं किया होता टाइम पे, और कब फाइल किया होता आपने, हैज बीन बिलेटेडली फाइल्ड ऑन 20th अक्टूबर। जुलाई का रिटर्न ही आपने 20th अक्टूबर 2020 को पे किया, फाइल किया। जुलाई का रिटर्न आपने 20th अक्टूबर को फाइल किया, उस केस में क्या होगा, एंड सेल्फ असेस टैक्स ऑफ 40,000 हैज बीन पेड ऑन 20th अक्टूबर। और सेल्फ असेस टैक्स जो है 40,000 का, वो आपने कब पे किया, 20 अक्टूबर को। 1 सेकेंड। और सेल्फ असेस टैक्स आपने कब पे किया, हैज बीन बिलेटेडली फाइल्ड ऑन 20th अक्टूबर एंड सेल्फ असेस टैक्स ऑफ 40,000 हैज बीन पेड ऑन 20th अक्टूबर। और 20 अक्टूबर को ही डायरेक्ट आपने पे किया होता, 30,000 कैश में, 10,000 क्रेडिट में। नोट्स देयर एग्जिस्ट एडुकेट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर एज ऑन 31/7 फॉर द अबव शॉर्टफॉल। कैश में पैसा पड़ा है बोल रहे हैं। नो अदर सप्लाई हैज बीन मेड नॉट टैक्सेबल टैक्स पेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अदर देन ₹40,000 मिस्ड आउट टू बी पेड ऑन द फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं। Interest is payable under section 50 in case of delay payment of tax at the rate of 18% per annum। इंटरेस्ट आपका कैसे पे करते हो आप, 18% per annum। कब से कब तक, फ्रॉम द ड्यू डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट के बाद वाली डेट से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक। एज पर प्रोविजो इंटरेस्ट इज पेबल, as per proviso interest is payable on the net tax liability in cash only। Now this is very important, very important। interest is payable on net tax liability in cash only if return for the period has been filed after the due date to furnish such return। अगर रिटर्न लेट फाइल किया है तो इंटरेस्ट नेट टैक्स लाइबिलिटी पे करना है। In the above scenario, Mrs. ABC has defaulted in making interest payment of 40,000 on self-assessment basis in the return of July. Accordingly, interest is payable on gross liability and proviso is not applicable। Return time पे भर दिया था, पेमेंट मिस कर दिया था, रिटर्न फर्स्ट सिचुएशन में टाइम पे कर दिया था, जुलाई का यहाँ पे 20 अगस्त को यहाँ पे क्या कर दिया था, रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया था। सितंबर में पता चला कि भाई जुलाई का 40,000 मिस हो गया है। क्यों, अगर रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया तो प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा और इंटरेस्ट ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे भरना पड़ेगा। दस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल वुड बी, यहाँ 21 अगस्त मतलब 20 अगस्त की जो ड्यू डेट खत्म हुई तब से लेके पेमेंट 20 अक्टूबर को किया, 60 डेज। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 40,000 इंटू 18% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 365। ये क्या रहेगा, आपके इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा, ये आपके इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा। Alternatively, if Messrs. ABC have filed the return for the month of July on 20th October, अगर जुलाई का रिटर्न यहाँ पे अगर आप 20 अक्टूबर को भरते, रिटर्न जुलाई का ही रिटर्न आपने लेट कर दिया, क्या किया, सेकेंड सिचुएशन, जुलाई का ही रिटर्न लेट कर दिया, रिटर्न ही नहीं भरा, पेमेंट मिस किया ऐसा नहीं, रिटर्न भी नहीं भरा, beyond the stipulated date of 28, then the self-assessed tax for July has been paid on 20th of October। Interest under proviso shall be payable on the tax paid through electronic cash ledger only। उस केस में इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो है वही पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंटरेस्ट उस पे करना पड़ेगा। देखेंगे इंटरेस्ट पेबल फ्रॉम 21 अगस्त टू 20th अक्टूबर, पीरियड ऑफ डिले तो यही है 60 डेज। और इंटरेस्ट कितने पे करना पड़ेगा, यहाँ नेट टैक्स लाइबिलिटी पे मतलब 30,000 पे।
30,000 इंटू 18% इंटू 60 डिवाइडेड बाई 365। 30,000 क्यों? यही आपका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना था। क्रेडिट से 10 तो ऑलरेडी था क्रेडिट में बैलेंस अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो प्रोविजो का बेनिफिट कब मिलता है? जब आपका यहाँ पे आपने लेट फाइल किया है, क्या यहाँ पे आपने रिटर्न ही लेट फाइल किया, तभी प्रोविजो का बेनिफिट मिलता है और तो नेट टैक्स लायबिलिटी में पे करते हैं। अगर रिटर्न टाइम पे फाइल किया तो फिर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे, अगर लेट किया पेमेंट ओनली तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अगर रिटर्न टाइम पे फाइल किया है और पेमेंट सिर्फ लेट है तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा। रिटर्न भी लेट फाइल किया, उस केस में नेट टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। प्रोविजो का बेनिफिट तब मिलता है जब रिटर्न लेट फाइल हुआ है। देखो यहां लिखा है प्रोविजो में, provided that interest on tax payable in respect of supply made during a tax period and declared in the return after the due date, declared in the return set for the said period furnished after the due date, आपने return late file किया है in accordance with the provision of section 39 except where such return is furnished after the commencement of proceeding demand वगैरह in respect of said period shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। सो जो इलेक्ट्रॉनिक नेट टैक्स लायबिलिटी लगेगा आप पे, टैक्स जो लगेगा वो लगेगा किस पे? यहाँ पे आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पे ही लगेगा अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट से लेट आपने फर्निश किया है तो। ठीक है, द इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कब से? फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच टैक्स वाज ड्यू टू बी पेड। ठीक है, जिस दिन टैक्स ड्यू टू बी पेड था उसके यहाँ पे नेक्स्ट डे से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टैक्स का ड्यू डेट कब था? 20 अक्टूबर का था। ठीक है, और आपने 30 अक्टूबर को पे किया, सो 21 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर का आपको क्या लगेगा? उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट। फॉर ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से लेकर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक के पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा। ये जो नोट है ये क्या है भाई? रूल्स में जो दिया हुआ है वही यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ नोट दे दिया है। रूल्स अभी देखेंगे। ठीक है, देन वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली, एक बार मैं रूल पे आती हूं। ये देखिए रूल 88B जो दिया हुआ है बेटा पेज नंबर 15.9 में, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट कुछ भी नहीं है। जो अभी हमने 51 और 52 पढ़ा उसी चीज को रूल के द्वारा दिया हुआ है, उसी चीज को रूल के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, अब 50 सबसेक्शन 3 देखेंगे एक बार। वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, क्या कर लिया? आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। रॉन्गली अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज भी किया। ठीक है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 24% एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। 18% रेट है रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1/7/17। ठीक है, 24% क्या लिखा हुआ है? 24% एक्ट में लिखा है कि 24% से ज्यादा नोटिफाई नहीं कर सकते। अभी जो रेट करेंटली नोटिफाइड है वो क्या है? 18% है बेटा, और 18% रिट्रोस्पेक्टिवली, 18% रिट्रोस्पेक्टिवली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से अगर आपने कोई आईटीसी अवेल करके रखा है और यूटिलाइज करके रखा है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट लगेगा और रेट क्या रहेगा? 18%। 18%। On recommendation of the council, the interest shall be calculated in the manner as may be prescribed. Prescribe के लिए अभी रूल्स देखते हैं हम। So यहाँ सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है? सबसेक्शन 3 बात करता है कि आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया तो उस केस में इंटरेस्ट कितना रेट से लगेगा भाई? यहाँ पे लगेगा 18% से, 18% से। ठीक है, द टर्म टैक्स मीन्स टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब जो 50 सबसेक्शन 1 वाला है वो क्या करना है आपको? बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में इंटरेस्ट आपको वॉलेंटरी पे करना है इवन विदाउट अ डिमांड। द इंटरेस्ट पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, हमने ऑलरेडी देख लिए। अब एक बार रूल नंबर 88B में वापस आएंगे, पेज नंबर 15.9 में दिया हुआ है। ठीक है, सबसेक्शन 1 और 2 में वही चीज दी हुई है जो हमने सेक्शन सब रूल 1 और 2 में वही चीज दी हुई है जो हमने ऑलरेडी सेक्शन 51 और 52 में पढ़ा हुआ है। 51 और 52 में पढ़ा हुआ है, सब रूल है ये। ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब सेक्शन 53 में जो हमने पढ़ा था, 53 में जो पढ़ा है कौन सा? आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड के केस में, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। In case where interest is payable on the amount of
आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया एंड यूटिलाइज किया, आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया और यूटिलाइज किया। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53, interest shall be calculated on the amount of ITC wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of credit or payment in respect of such amount at such rate as may be notified under subsection 3। रेट है 18%। बट कब से लगेगा इंटरेस्ट? पीरियड की बात आई, डेट ऑफ अवेलमेंट से लगेगा क्या? नहीं। कब से लगेगा? जब से आपने यूटिलाइज किया, जब से आपने यूटिलाइज किया। एग्जांपल से समझेंगे। अभी आप समझो, क्या आपने आईटीसी अवेल करके रखा हुआ है, ठीक है, आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल तो कर लिया बट यूटिलाइज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट कब लगेगा? आपने रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज कर लिया तो लगेगा, तो लगेगा। और कब से लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट तक के का, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेकर के डेट ऑफ पेमेंट तक के का। For the purpose of this sub rule, input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilized। कब माना जाएगा कि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया उसको यूटिलाइज किया? कब माना जाएगा? When the balance in इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस है, फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रॉन्गली अवेल किया है उससे कम हो जाता है आपका बैलेंस, उससे कम हो जाता है आपका बैलेंस। एंड द एक्सटेंट ऑफ सच यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी द अमाउंट बाय विच बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल। और यहां पे क्या माना जाएगा कि भाई एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन कितना हुआ है? जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट द अमाउंट बाय विच बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक, जितने अमाउंट से वो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कम हुआ है। एग्जांपल से समझेंगे। देखो, आपने क्या हुआ, आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया, गलती से अवेल कर लिया। 2019 में आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर लिया, कितना? 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ठीक है। अब 2019 से लेके 2023 तक हमेशा, हर महीने, हर टाइम आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस कितना रहा है भाई? 35 लाख रुपए रहा है, ठीक है। आईटीसी आपने अवेल गलती से कर लिया, भले से कितना? 25 लाख रुपए, बट क्या आपने उसको यूटिलाइज किया? नहीं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो हमेशा ज्यादा बैलेंस रहा है, हमेशा ज्यादा बैलेंस रहा है। तो क्या ये केस आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड का है? नहीं। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड जरूर है बट यूटिलाइज नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड होगा तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा, तभी आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या इस केस में इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, सबसे पहले तो नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। क्या किया था आपने? गलती से आईटीसी अवेल जरूर कर दिया पर आपने उसको यूज नहीं किया, आपने कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो इस केस में कितना है आपका आईटीसी? आपके बैलेंस हमेशा 35 लाख, विच इज ऑलवेज अबाउट 25 लैक्स, विच इज ऑलवेज अबाउट 25 लैक्स। तो इन दिस केस क्या इंटरेस्ट लगेगा? पहला क्वेश्चन, नहीं, इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड केस देखेंगे। आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, ठीक है, कितना? 50 लाख रुपए रॉन्गली अवेल कर लिया, 50 लाख रुपए। 2019 से लेके 22 तक हमेशा आपके बैलेंस कितना रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? 60 लाख रुपए रहा है, 60 लाख रुपीज रहा है, ठीक है। गलती से 50 लाख अवेल किया था बट मेरा बैलेंस हमेशा कितना रहा है? 60 लाख रुपए रहा है, ठीक है, विच इज अबव 50 लाख। तो मैंने आईटीसी रॉन्गली जो अवेल किया उसको यूटिलाइज तो किया ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा, माना जाएगा। अब क्या हुआ? अप्रैल 22 में आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का हो गया 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। तो अब माना जाएगा कि आपने यूज किया, अब माना जाएगा कि आपने यूज किया। क्या? जो आईटीसी रॉन्गली अवेल किया था यूज किया। कितना किया? कितना किया भाई? यहां पे कितना हो गया आपका बैलेंस? 30 लाख रुपए हो गया। आपका आईटीसी रॉन्गली अवेल कितना था? 50 लाख रुपए था। मतलब आपने यूज कर लिया कितना? 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज का एक्सटेंड माना जाएगा कि आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया। और 20 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, 20 लाख पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यहां तक क्या? आई होप इट इज क्लियर। देखो समझो वापस। इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल शैल बी कंस्ट्रूटेड टू बी हैव बीन यूटिलाइज्ड व्हेन द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द आईटीसी रॉन्गली अवेल। आईटीसी जो आपने गलत अवेल किया था, आईटीसी जो आपने गलत अवेल किया था उससे कम हो गया आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में,
तो माना जाएगा कि आपने क्या किया है, यहाँ पे रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी को यूटिलाइज किया है। और एक्सटेंट कितना रहेगा, एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन किसको बोलेंगे भाई, extent of such utilization of ITC shall be the amount by which balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed। हमारे एग्जांपल में 20 lakhs, ठीक है, जितने से आपका बैलेंस क्या हुआ है, कम हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो आपने गलती से क्या कर दिया, यूटिलाइज कर लिया। तो हमारे केस में इंटरेस्ट अब किस पे लगेगा भाई, 20 लाख पे, सिंपल सी बात है, 20 लाख पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। The date of utilization of such input tax credit shall be taken। अब ये जो 20 लाख रुपए है, ठीक है, अब ये 20 लाख रुपए, अब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा भाई, कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगेगा, तो देखते हैं क्या माना जाएगा। ये देखो इंटरेस्ट कितने पीरियड का लगेगा, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी टिल द डेट ऑफ रिवर्सल और पेमेंट, ठीक है। तो डेट ऑफ रिवर्सल पेमेंट तो पता ही रहेगी भाई, किस दिन आपने पेमेंट किया, रिवर्सल किया। डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या मानी जाएगी, एक्सप्लेनेशन 2 में दिया हुआ है, देखते हैं। द डेट ऑन विच रिटर्न is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing the said return whichever is earlier। क्या बोला, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न whichever is earlier। If the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed on account of payment of tax through the said return। क्यों, क्योंकि आपने क्या हुआ है, आपका बैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का है वो कम हुआ है, कम हुआ है क्योंकि आपने जो wrongly availed the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed, ठीक है, आपके बैलेंस कम हुआ है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उस अमाउंट से जितना आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया, ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू द सेड रिटर्न, क्योंकि आपने टैक्स का पेमेंट किया उस रिटर्न से, ठीक है। अब ये एग्जांपल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। हमारा आईटीसी रॉन्गली अवेल किया था भाई, हमारा आईटीसी रॉन्गली अवेल 50 लाख रुपए था, ठीक है। बैलेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अप्रैल 22 में हो गया कितना, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। अब अप्रैल का रिटर्न फाइल किया 15 मई 22 को, 15 मई 22 को। टैक्स का ये जो पेमेंट है हमने कब कर दिया भाई, 30 नवंबर को कर दिया। ये जो 20 लाख का शॉर्टफॉल है हमने कब कर दिया, 30 नवंबर को कर दिया। तो इस केस में इंटरेस्ट कब से कब तक के लगेगा, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के। वहां पे लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न विचएवर इज अर्लियर। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे अप्रैल का रिटर्न 20 में और 15 मई को रिटर्न एक्चुअल फाइल किया, विच एवर इज अर्लियर। सो 15 मई से आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन पकड़ा जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स तो दिए ही रहेगा, वो क्या है 30 नवंबर हो गया, 30 नवंबर हो गया। विच एवर इज यहाँ पे 15 नवंबर और 20 नवंबर 15 मई और 20 में, विच एवर इज अर्लियर क्या हो गया 15 मई टिल 30 नवंबर। सो पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 15 मई से लेके 30 नवंबर। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट विल बी लेविड 20 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। सो 20 lakhs into 18% डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 198 डेज रहेंगे 15 में से लेके 30 नवंबर तक, डिवाइडेड बाय 365 विच कम्स टू 195,287, विच कम्स टू 195,287, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल है, सिंपल है। अब इसमें कुछ इफ एंड बट्स हैं लोगों को। अब ये जो डाउट आएगा कि मैम अप्रैल में तो चलो यहां तक, आई होप इट इज क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ एंड बट्स में ऐड करती हूँ बट यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट का पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई 18% पर एनम, एक चीज। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कब से कब तक लगता है, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेके डेट ऑफ पेमेंट और रिवर्सल तक के पीरियड का आपको इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट कब लगता है, जब आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल करके यूटिलाइज किया। खाली अवेल किया और यूटिलाइज नहीं किया तो ये फर्स्ट एग्जांपल में जैसा हमने देखा था उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अवेल करके रखा है। तो अवेल करके यूटिलाइज कर लिया तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा 18% पर एनम के हिसाब से। पीरियड डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से डेट ऑफ पेमेंट और व्हाट रिवर्सल, ठीक है। अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या माना जाएगा, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब आपका जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस फॉल होगा उतना एक्सटेंट जितना आपने रॉन्गली अवेल किया उससे कितना फॉल होगा वो माना, उस अमाउंट पे क्या लगेगा आपको, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब देखो
ये तो सिंपल था। इसमें अब आगे एक क्वेश्चन और आता है लोगों को कि भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अप्रैल में तो हुआ 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। मई में क्या हुआ, फिर से हमारा यहाँ पे मई में, जून में, जुलाई में, किसी भी महीने में, जुलाई एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है। अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस हमने देखा क्या, हमारे एग्जांपल में 30 लाख रुपए हुआ। जुलाई में वापस यहाँ पे 80 लाख रुपए हो गया। तो फिर कब तक लगेगा, अप्रैल से जुलाई वाला जो पीरियड है यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट लगेगा हमारा, या यहाँ पे नवंबर तक के का लगेगा। तो आंसर इज नवंबर तक के का लगेगा, नवंबर तक के का लगेगा। ये माना जाएगा ये जो आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज किया 20 लाख रुपए, ये आपने यूटिलाइज कर लिया और इसमें नवंबर तक के का इंटरेस्ट लगेगा। वो जो 80 लाख हो गया वो नई इनवॉइसेस का अपना आईटीसी अवेल्ड है, उसको नहीं माना जाएगा। ये जो आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है, इसका आपका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेके डेट ऑफ पेमेंट तक के इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। सो ये एग्जांपल का चाहिए तो एक फोटो आप ले लो। द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिस दिन डेबिट कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, when the balance in electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस फॉल हो रहा है क्या, आईटीसी जो रॉन्गली अवेल किया है उससे भी कम, इन ऑल अदर केसेस, अदर केसेस में क्या बोला इन लोगों ने, जिस दिन डेबिट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जैसे कि आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, आपको मिल गया रिफंड, तो जिस दिन डेबिट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिस दिन डेबिट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उस दिन क्या माना जाएगा, उस दिन को डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा। जिस दिन डेबिट हो रहा है और आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो बिलो फॉल हो रहा है आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड से, सो उस दिन को क्या माना जाएगा भाई, वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन माना जाएगा। वहां से लेके पेमेंट या रिवर्सल तक का जो पीरियड है उसका लगेगा इंटरेस्ट, उसका लगेगा इंटरेस्ट इन ऑल अदर केसेस में, अदर केसेस में, ठीक है। सो ये हुआ, ये पढ़ा हमने यहाँ पे सेक्शन 50 पढ़ा, रूल 88B पढ़ा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लाइबिलिटीज, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया है, हमें ये बात पता है। एक बार और देखेंगे क्या चीज है, एक हाथ एडिशनल पॉइंट है खाली। It has been clarified that any payment towards output tax के towards जो भी पेमेंट कर रहे हो, आउटपुट टैक्स के towards, चाहे वो आपने सेल्फ असेस किया है, खुद से असेस किया है अपने रिटर्न में, या इट इज पेएबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, या कोई प्रोविजंस के अंदर आपको पे करने के लिए आ रहा है, ठीक है। उस केस में कैन बी मेड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप उसका पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, ठीक है। चाहे आपने सेल्फ असेस किया, या हो सकता है ऑफिसर ने आपको बोला है, डिपार्टमेंट ने आपको बोला है पे करने के लिए, कोई प्रोसीडिंग्स के अंदर आपको पे करने के लिए आ रहा है, कोई भी हो, आउटपुट टैक्स का पैसा है ना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे खुद का सेल्फ असेस किया हो रिटर्न में, चाहे ऑफिसर ने बोला हो, कोई प्रोसीडिंग्स में बोला हो, तो भी क्या बोल दिया गया भाई, आप उसका पेमेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात ये हुई। सेकेंड बात, it has also been reiterated that output tax does not include tax payable under RCM। output tax की definition हमने पढ़ी हुई है, output tax के definition में clearly लिखा हुआ है, it does not include tax payable under RCM। so electronic credit ledger को आप यूज नहीं कर सकते RCM के लिए, जो पेमेंट करते हैं उसके लिए हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर यूज करते हैं, हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आरसीएम का पैसा जो आपको पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर, वो आप कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करोगे। उसके बाद पेमेंट के बाद आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। हमारी बात हुई है क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को सिर्फ आउटपुट टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द सेड एक्ट। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट के लिए इसको बिल्कुल आप यूज कर ही नहीं सकते। क्लियर बात हुई है क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के पैसे को क्या आप इन चीजों के लिए यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते। इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, फीस के लिए, एनी अदर अमाउंट के लिए नहीं यूज कर सकते इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का पैसा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ एरोनियस रिफंड सैंक्शन टू टैक्स पेयर। आपको गलती से एरोनियस रिफंड सैंक्शन हो गया था, वेयर सच रिफंड वाज सैंक्शन इन कैश, तो आपको अगर वो कैश में मिला है तो आप उसके यहाँ पे पेमेंट के लिए क्या नहीं करोगे भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज नहीं करोगे, ऑब्वियसली कैश में मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एरोनियस रिफंड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नहीं यूज करना है, नहीं यूज करना है।
The amount available in electronic cash ledger may be used for making payment towards tax, interest, penalty fee or any other amount payable under the provisions of the act. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने और क्लैरिफिकेशन लाके क्लैरिफाई कर दिया. कैश लेजर के पैसे को यूज करो ना आउटपुट टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, फीस के लिए, एनी अदर अमाउंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. तो ये छोटे छोटे 3 क्लैरिफिकेशन आए बेटा यहाँ पे. नेक्स्ट, लास्ट डेट अप टू विच रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, किसकी बात हो रही है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलाउड इन स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय ईसीओ एक्सटेंडेड अप टू 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. सो यहाँ पे क्या बोला है? लास्ट डेट किसके लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. कोई स्टेटमेंट फर्निश किया किसने? ईसीओ ने. तो उस केस में क्या बोल दिया उन्होंने कि लास्ट डेट क्या रहेगी उस केस में? लास्ट डेट क्या रहेगी उस केस में? सो 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर क्या रहेगी? लास्ट डेट रहेगी. ठीक है. सो ये सिंपल अमेंडमेंट्स है बेटा यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर से रिलेटेड, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेटली सेक्शन 49 में जो अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50 में जो अमेंडमेंट है वो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पे हम अमेंडमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.